तो आज का जो स्किल है जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे, जिसको कह सकते हैं सभी की जिंदगी में एक हॉट टॉपिक है कि भाई कि पैसे को किस तरीके से मैनेज किया जाए। जिसके पास पैसा कम है उसके लिए भी पैसा समस्या है, जिसके पास पैसा ज्यादा है उसके उसके लिए भी एक समस्या है। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो उसको थोड़ा आज आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके। तो स्ट्रेस तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई लाइफ में स्ट्रेस है। तो लाइफ में अलग अलग तरीके के स्ट्रेस हैं। फॉर एग्जांपल कि हेल्थ से रिलेटेड स्ट्रेस है, रिलेशनशिप से रिलेटेड स्ट्रेस है। फॉर एग्जांपल कि अ, जिसकी शादी नहीं हुई उसको ये स्ट्रेस है कि शादी नहीं हुई, जिसकी शादी हो गई उसको ये स्ट्रेस है कि शादी हो गई। ठीक है। तो तो वहां पे स्ट्रेस है। काम से रिलेटेड स्ट्रेस है, जिसके पास काम नहीं है उसको ये स्ट्रेस है काम नहीं है, जिसके पास काम है उसको ये स्ट्रेस है कि बहुत काम है। वैसे ही फैमिली से रिलेटेड स्ट्रेस है, बच्चों से रिलेटेड स्ट्रेस है, फाइनेंसिस मतलब पैसे से रिलेटेड स्ट्रेस है। आप कह सकते हैं कि भाई कि जिसके पास पैसा ज्यादा है उसको भी स्ट्रेस है, जिसको कम है उसको भी स्ट्रेस है। तो इसी तरीके से इंसान की लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस हैं। ये अगर हम लिस्ट बनाने लग जाएं तो ये लिस्ट चलती जाएगी। तो आज हम इनमें से एक स्ट्रेस के ऊपर बात करते हैं, जो है फाइनेंशियल स्ट्रेस। ओके। तो व्हाट इज फाइनेंशियल स्ट्रेस? फाइनेंशियल स्ट्रेस है तो ये है एक एंजाइटी, पैसे को लेके एंजाइटी। मतलब एंजाइटी मतलब कि काफी अनईजी जैसी फीलिंग है पैसे को लेके। वो किस वजह से आ सकती है कि डेट बहुत ज्यादा है, मतलब उधार चढ़े हुए हैं, बहुत पैसा ले लिया है, इधर उधर से ले लिया है, क्रेडिट कार्ड वैसे ही स्वाइप कर दिया है। कि भाई कि देखा कि भाई कि पड़ोसी ने कोई नई चीज खरीद ली है, वाइफ ने बोला कि चलो हमारे घर में नहीं है, तो हमने कहा कि हमारे घर में भी होनी चाहिए। पैसा कहाँ से आया, कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड तो है ना, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया। उस समय सोचा नहीं कि भाई वो वापस भी करने हैं पैसे। ठीक है। इरेगुलर इनकम, जैसे अ, अ, कई बार पैसा ज्यादा आ रहा है, कई बार कम आ रहा है। ठीक कह सकते हैं, इरेगुलर एक्सपेंसेस भी इसको कह सकते हैं। मतलब जब सैलरी, हम सैलरीड लोगों के लिए तो ये एक आप कह सकते हैं कि इरेगुलर एक्सपेंसेस हो गए कि कभी मतलब आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड स्पेंडिंग बिहेवियर नहीं होना, मतलब इरेगुलरली स्पेंड करना चाहिए। सेविंग्स है नहीं। ठीक है। या सेविंग जैसी होती है वैसे ही कोई खर्चा आ जाता है और उससे पूरी पूरी सेविंग खत्म हो जाती है। स्पेंडिंग हैबिट्स, मैंने देखा कि चलो जी आ, कि मन किया कि एक नया मोबाइल ले लें तो ले लिया। तो ये फाइनली मतलब इस वजह से फिर अब क्या है, नेचुरली अगर आप हम स्पेंड करेंगे तो मुफ्त में तो स्पेंड होगा नहीं, उसका पैसा भी बाद में देना पड़ेगा। ठीक है। तो वहां से क्या होता है कि फिर स्ट्रेस आता है। तो कॉमन साइंस है वरिंग, मतलब कैसे पता लगाएंगे कि बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है पैसे से रिलेटेड कि पैसा कहाँ से देंगे। ठीक है। फ्रिक्वेंटली बोरो कर रहे हैं, लोगों से बोरो कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से बोरो कर रहे हैं। ठीक है। जहाँ से भी पॉसिबल हो रहा है कि उधार मांग रहे हैं। ठीक है। रात को नींद नहीं आ रही कि भाई कि पैसा चुकाएंगे कहाँ से। तो ये सारे के सारे आप कह सकते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेस के इंडिकेटर हैं कि भाई ये फाइनेंशियल स्ट्रेस है। तो अब क्या है कि भाई कि किसी भी चीज को रिजॉल्व करने के लिए या हैंडल करने के लिए मैनेज करना जरूरी है उसको। मैनेजमेंट का मतलब ही ये है कि भाई कि आप उसको मैनेज कर रहे हो चीज को, ठीक है, कि आप उसका बुरा इफेक्ट ना बनो या उसका बुरा प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। ठीक है। तो क्योंकि ये आधे घंटे का लेक्चर है तो हम क्या करेंगे, कुछ मेन टिप्स हैं। तो एक एल रॉन हब्बर्ड एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने लाइफ के अलग अलग फील्ड से रिलेटेड काम किया है। तो उन्होंने भी आप कह सकते हैं कि पैसे के डायनेमिक को इसको समझा और उन्होंने कुछ सजेशन दिए कि आप किस तरीके से आप अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो चलिए, तो इसको हम देखते हैं। तो जो पहला उनका सजेशन है वो ये है कि डोंट स्पेंड मोर देन यू अर्न। अपनी कमाई से अधिक खर्चा ना करें। तो इसमें ये कहते हैं कि लिविंग विद इन वंस मीन्स इज द वन ऑफ द फर्स्ट रूल्स ऑफ सर्वाइवल। अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं तो पहला रूल यही है कि जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं उसी के अंदर अपनी जीविका चलाएं।
एक आदमी है, मान लीजिए एक आदमी जो 20,000 रुपये कमाता है और आप कह सकते हैं 19,999 रुपये खर्च करता है, वो ज्यादा सुखी है एज कंपेयर टू एक आदमी जो 1 लाख कमाता है और 1,01,01 रुपया खर्च करता है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर रहा है। वो जो 1 रुपया है वो भी उसको कहीं से तो लाना पड़ेगा ना। तो जो आदमी अपनी इनकम से कम खर्च कर रहा है वो सुखी है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों नहीं है। और एक आदमी चाहे वो उसके पास करोड़ों रुपया है, पर जितना रुपया है उससे ज्यादा खर्च कर रहा है, तो वो सुखी नहीं रह सकता, वो हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहेगा। स्ट्रेस उस आदमी को नहीं होगा जो अपने मीन्स के अंदर काम कर रहा है। ओके। तो मान लीजिए आप 1,00,000 रुपया कमाते हैं, पर हर महीने 1,25,000 रुपया खर्च कर देते हैं, और वो 25,000 आप क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करते हैं या कहीं से भी आप उधार ले लेते हैं। तो 25,000 का जो स्ट्रेस है, 2 महीने में वो 50 हो जाता है, 3 महीने में वो 75,000 हो जाता है, और 4 महीने में वो 1 लाख हो जाता है। तो 1 महीने बाद आपको लगता है मेरा तो अब एक पूरी 1 महीने की सैलरी पीछे हो गया। ठीक है ना। तो उसका जो स्ट्रेस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एक आदमी चाहे वो कम कमाता है पर अपनी जितनी तनख्वाह है उसके अंदर अंदर काम करता है, उसको वो स्ट्रेस नहीं है कम से कम। ओके। तो अब इसके लिए क्या है कि डोंट बेस लाइफस्टाइल्स ऑन होप्स और लोन्स। मतलब कि अपना लाइफस्टाइल का जो बेस है उसको ये ना बताएं कि भाई कि मुझे होप है। मतलब आप कहें कि होप है कि भाई कि मैं 1,25,000 रुपया खर्च कर सकता हूँ। मैं होप करता हूँ कि शायद ये ड्रीम इलेवन में जो मैं पैसा लगा रहा हूँ अगली बार मुझे उसके से ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है, या मैंने वो लॉटरी खरीदी थी, उस लॉटरी में शायद पैसा लग जाए। आजकल तो वो भी बहुत ज्यादा हो गए ना ऐप, लूडो लूडो भी होती है, लूडो में पैसे लगा दिए उसमें भी आप जीत जाएंगे। आजकल तो लीगलाइज हो गया ना हिंदुस्तान में जुआ। तो चाहे वो ड्रीम इलेवन है चाहे वो कुछ भी है, वो अलग अलग चीजें जो हैं उसमें वो एक तरीके से लीगलाइज हो गया। तो अब एक होप आ गई, चलो मैं क्या करता हूँ कि इसमें 10,000 रुपये लगा देता हूँ, हो सकता है कि मुझे 15,000 मिल जाए या 20,000 मिल जाए। पर ज्यादातर लोग मेरे ख्याल से जो लगाते हैं उनको ही पता होगा कि कितना मिलता है। और लोन्स के ऊपर अपनी लाइफ ना चलाएं। ठीक है, क्योंकि लोन्स में क्या है, लोन्स में आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। ठीक है, और टाइम के साथ साथ क्या होगा कि वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। और मान लीजिए अगर आपका जो एक छोटा अमाउंट होता है उस पर इंटरेस्ट लग लग के वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है। स्पेंड ओनली व्हाट यू ट्रूली हैव। जो आपके पास रियली है, मतलब देखिए क्रेडिट कार्ड यूज करना कोई गलत बात नहीं है, पर क्रेडिट कार्ड को भी सोच समझ के यूज कीजिए कि भाई आपको पता है कि भाई कि क्रेडिट कार्ड आपको पता है कि आप अगर एक महीने में, जैसे मान लीजिए एक आदमी की इनकम 50,000 है, 50,000 में वो सोच रहा है कि भाई कि मैं 5 से 10,000 रुपये खर्च कर सकता हूँ और अगले महीने में 5 से 10,000 रुपये अपनी इनकम से अपनी सैलरी से इसको चुका दूंगा। तो उसे उतना ही खर्च करना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के कुछ फायदे ऐसे हो सकते हैं कि भाई कि आपको उसमें कुछ डिस्काउंट मिल जाएं, हो सकता है उसमें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएं, वो उसके फायदे हैं। पर क्रेडिट कार्ड में अगर आप ये सोच के चलेंगे कि भाई आप एक बार स्वाइप करेंगे और 1 साल तक पे नहीं करेंगे तो यू विल एंड अप डबल। कोई एक चीज कोई एक चीज मान लीजिए 10 रुपए की है, तो उस पे इंटरेस्ट लग लग के वो 20, 25, 30, 30 रुपए इतना बढ़ता जाएगा। तो इसलिए क्या है कि स्पेंड उतना कीजिए जो आप रियली पे कर सकते हो। अवॉइड लग्जरीज अंटिल रिजर्व्स आर बिल्ड। ठीक है, कि कोई भी अगर लग्जरी है, जैसे कोई चीज लग्जूरियस, आप मान लीजिए कि आप फॉर एग्जाम्पल कि आप आजकल बहुत सारे वो हैं, आजकल ओटीटी के चैनल्स हैं, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, सभी अलग अलग वो हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन भी कॉस्ट करती है। तो मान लीजिए एक पर्सन है, उसकी सैलरी 20,000 है, ठीक है, उसे अपने बच्चों की फीस भी देनी है, घर का किराया भी देना है, सब कुछ देना है। ठीक, उस समय वो ये लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि 1,000 रुपये उसका वो सब्सक्रिप्शन होता है। और आजकल तो वैसे अगर आप देखेंगे कि जो मीडिया की जो चकाचौंध है वो आपको अट्रैक्ट करेगी कि भाई कि हाँ क्यों ना मैं नेटफ्लिक्स की वो सब्सक्रिप्शन ले लूं, क्यों ना मैं हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन ले लूं, हजारों हैं आज की डेट में। तो अगर आप उस जो चकाचौंध है उस चकाचौंध के साथ जाएंगे तो आप एंड अप करेंगे अपने, आप कह सकते हैं, जरूरत से ज्यादा खर्चा करने।
और आप इसमें ये भी कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट एक जो नॉर्मल प्रेशर हो गया, मान लीजिए कि एक पर्सन है तो उसकी मान लीजिए सैलरी 20-25 हज़ार रुपये है। तो अब क्या हुआ कि पड़ोस में किसी ने नई गाड़ी खरीद ली। अब उस पर्सन के पास गाड़ी है ही नहीं। तो अब अभी बच्चों ने बोला जी कि ये तो हमारे पड़ोसी ने गाड़ी ले ली है, हमारे पास तो गाड़ी है नहीं। ये तो हम तो बड़ा बेइज्जत फील कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा छोटा फील कर रहे हैं। और वो कहता है यार कि फैमिली प्रेशर में आके वो कहता है चलो गाड़ी ले लेते हैं। तो जाके मान लीजिए गाड़ी ले लेता है, 8-10 लाख रुपए की ईएमआई पे ले लेता है। ठीक है। अब क्या होता है, तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपये है, गाड़ी पानी पे तो चलती नहीं है। गाड़ी चलेगी तो उसको पेट्रोल भी चाहिए, डीजल चाहिए। तो अब गाड़ी के खर्चे और ईएमआई वगैरह मिला के 5-6 हज़ार रुपये का, या बल्कि ज़्यादा ही, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 7-8 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा आ गया गाड़ी का ही। अब जो बाकी खर्चे हैं वो तो कम नहीं हुए ना, इनकम बढ़ी नहीं, खर्चे कम नहीं हुए, ऊपर से ये एक लग्जरी ले ली गई। अब क्या हुआ है कि भाई अब नेचुरली फाइनेंशियल स्ट्रेस आ गया। कुछ दिन तो आदमी थोड़ा खुश रहा कि चलो अभी गाड़ी आ गई, फिर 2-4 महीने में समझ में आ गया कि भाई कि ये तो हाथी पाल लिया। तो अब जो है, ये जो बिना सोचे समझे, बिना रिजर्व बिल्ड किया, अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई कि गाड़ी खरीदना गलत बात है। तो गाड़ी खरीदनी ठीक है, गाड़ी खरीदो, कोई उसमें कोई नहीं है। और मतलब आदमी को इन्वेस्ट करना चाहिए, धीरे धीरे अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना चाहिए, पर सोच समझ के। मान लीजिए कि वो पर्सन क्या करता है, वो अपना एक रिजर्व बिल्ड कर देता है। रिजर्व बिल्ड मतलब वो कहीं अच्छी इन्वेस्टमेंट करता है, उससे रिजर्व बिल्ड हो जाता है, ठीक। और इतने पैसे आ जाते हैं कि वो गाड़ी खरीद सके, ईएमआई भी कम होती है और उसमें वो कर लेता है, तो देर इज नो प्रॉब्लम। पर बिना सोचे समझे ये लग्जरीज के ऊपर खर्च करना वो ठीक नहीं है। तो लग्जरी पे तभी खर्च करो अगर आपके पास रिजर्व है। तो ये है कि ये पहला प्रिंसिपल ये है कि भाई कि डोंट स्पेंड मोर देन यू अर्न, जितना आप अर्न करते हैं उससे ज्यादा खर्च ना करें। चलिए, अब दूसरा प्रिंसिपल ये है कि डोंट बोरो अननेसेसरली। ठीक है, अननेसेसरली उधार ना लें, अनावश्यक उधारी से बचें। ऐसा नहीं कि भाई कि जब मन किया कि भाई कि चलो अरे नया मोबाइल आ गया मार्केट में, कैसे लेंगे, पैसे हैं नहीं, चलो अपने दोस्त से उधार ले लेता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि दोस्त को पैसे वापस भी ना करे, पर दोस्त हमेशा पूछता तो रहेगा कि भाई पैसे दे दे भाई, वो जो 15 हज़ार रुपये लिए थे। तो अब फाइनेंशियल स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही, क्योंकि हर दूसरे दिन दोस्त कॉल करेगा पैसे लेने के लिए, वापस लेने के लिए। और फिर आपको भी थोड़े टाइम बाद अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बार बार कोई आपको कॉल करेगा कि भाई कि पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। फिर क्रेडिट कार्ड डेट इज नॉट फ्री मनी। क्रेडिट कार्ड का जो है कि लगता है कि भाई कि 30 दिन के लिए फ्री है, पर वो 30 दिन के लिए ही फ्री है। तो अगर वो वापस नहीं हुआ तो उसके बाद वो फ्री नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड फ्री मनी नहीं है। बोरो ओनली व्हेन रिटर्न इज हायर देन द कॉस्ट। उधार तभी लें जब आप देखें कि उससे जो आपको मिल रहा है वो इस उधार लेने की कॉस्ट से ज्यादा है। जैसे आप मान लीजिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, होम लोन लेते हैं। होम लोन में अगर आपको लगता है कि जो होम लोन की जो इंटरेस्ट है वो कम है एज कम्पेयर टू कि जो होम लोन, होम जो उससे जमीन की या होम की जो वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, वो ज्यादा है। ठीक है, तो उस चीज की सेंस बनती है। पर अगर कॉस्ट ज्यादा है और रिटर्न कम है, तो वैसा उधार ना लें। ठीक है। अवॉइड बोरोइंग फॉर कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जैसे मोबाइल फोन है, तो या फिर जिस चीज को आप कंज्यूम कर रहे हो उसके लिए नॉर्मली उधार ना लें। फॉर एग्जांपल कपड़े खरीदने हैं, आपने एक नई जीन्स खरीदनी है, तो नई जीन्स खरीदने के लिए आप उधार मत लो। वो जीन्स तभी खरीदो जब आपके पास पैसा है। वैसे ही मोबाइल तब खरीदो जब आपके पास पैसा है। तो कंजम्पशन के लिए बोरो मत करो, मतलब अपने ऋणों को समय पर चुकाएं। अ पर्सन इज ऑनेस्ट विद हिज फाइनेंसेस व्हेन ही पेज हिज डेट्स। तो अवॉइड पाइलिंग अप अनपेड बिल्स और लोन्स। मतलब कि अपने पास बहुत ज्यादा अनपेड बिल्स और लोन्स को मतलब बढ़ने ना दें। मतलब ऐसा ना हो कि भाई कि आपके पास एक टाइम में बहुत ही सारे ऐसे लोन हो गए हैं और बिल हो गए हैं जो आप पे नहीं कर पा रहे। ऑलवेज पे ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, रेंट, यूटिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑन टाइम।
ठीक है। हमेशा क्या कीजिए कि अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स, रेंट, यूटिलिटीज, इनको टाइम पे ही पे करें। ठीक, अब क्या होता है कि क्यों इसको, बिल्स को और यूटिलिटीज को, इन सभी चीजों को टाइम पे करना क्यों जरूरी है? एक तो क्या है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनको टाइम पे करते हो, आपका सिबिल इंप्रूव होता है। ठीक है, इसका मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। मतलब आप अगर फ्यूचर में, अगर आपको कभी रियली लोन की जरूरत पड़ जाती है, आप मकान खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, अगर आप बैंक के पास जाते हैं पैसा लेने, उधार मांगने, तो बैंक देखता है कि भाई, वो चेक करता है आपकी पूरी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री। वो चेक करता है कि आपने कितनी बार आज तक लोन लिया, कितनी बार आपने क्रेडिट कार्ड के जो बिल हैं वो टाइम पे दिए। अगर वो देखते हैं कि आपने कई बार अपने क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे नहीं किया है, तो उनकी नज़र में आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी जो, आप कह सकते हैं, आप पे विश्वास करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो वो आपको लोन नहीं देते, क्योंकि उनको दिखता है कि भाई, कि आप पे वो विश्वास नहीं कर सकते, आप हो सकता है कि लोन को डिफॉल्ट कर दें। तो और वैसे ही जब आप अपने रेंट, यूटिलिटीज, ऑब्लिगेशन, जितने भी आपके जो चीज़ें आपको करनी है वो टाइम पे करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके आसपास लोग, एक तो आपका कॉन्फिडेंस सही रहता है अपने ऊपर, आपका रहता है कि भाई, कि मैं चीज़ें वो करता हूँ, आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होता। और दूसरा क्या होता है कि लोग आप पे पैसे को लेके ट्रस्ट कर सकते हैं, वो आप पे विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, अगर आप अपने दोस्त से भी कहेंगे कि भाई, आज मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, अगर वो, उसे पता है कि आप अपने सारे के सारी चीज़ें, अपनी सारे जो आपको पेमेंट्स करनी है वो टाइम पे करते हो, तो वो भी हिचकेगा नहीं आपको पैसे देने में। पर अगर उसे पता है कि भाई, कि आप अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करते, आप अपने टाइम पे पेमेंट नहीं करते हो, तो कौन सा ऐसा दोस्त है जो कहेगा कि हाँ भाई, ले ले पैसा? वो आपकी मदद करेगा इधर से, पर पैसा नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे पैसा फंस जाएगा, क्योंकि वो आपको जानता है। सो बीइंग फाइनेंशियली एथिकल बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस। जो मैंने अभी बात की, कि अगर आप फाइनेंशियली एथिकल हो, मतलब अपने फाइनेंसिस को अगर आप अच्छी तरह से हैंडल करते हो, एथिकली हैंडल करते हो, तो आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो, मतलब लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, तब भी रिड्यूस होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एक ट्रस्ट क्रिएट करें फाइनेंसिस को लेके। क्योंकि एक जो आप कह सकते हैं, एक तो ठीक है कि भाई, कि आपने पैसा बचाया हुआ है, वो भी, वो तो है ही कि वो, उससे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। पर अगर आपकी इमेज अच्छी है फाइनेंसिस को लेके सोसाइटी में, आपका सिबिल अच्छा है, तो आपको पता है कि भाई, कि ये भी एक, कह सकते हैं कि ये भी एक पैसे का सोर्स है, कि कभी आपको रियली जरूरत पड़ जाए तो आप वहां से पैसा ले सकते हो। पर अगर आपकी इमेज अच्छी नहीं होगी फाइनेंसिस को लेके, तब आप पैसा नहीं ले पाओ। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप कि भाई, कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे इसको अपनी लाइफ के साथ। ओके, नेक्स्ट ये है कि सेव मनी, ऑलवेज कीप अ रिजर्व। पैसे बचाएं और हमेशा एक रिजर्व रखें। ठीक है, द वे टू हैव मनी इज टू सेव सम। ठीक है, कि अगर आप पैसा चाहते हैं तो आपको पैसा बचाना पड़ेगा। तो सेव रेगुलरली, नो मैटर हाउ लिटिल यू अर्न। आप जितना भी अर्न क्यों नहीं करते, चाहे आप मान लीजिए किसी की तनख्वाह केवल 15,000 रुपये है, तो उसमें भी उसका एक छोटा सा पार्ट उसे बचाना जरूरी है। इसका जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि 2003 में, मतलब मैंने अपनी इंजीनियरिंग पास की थी 2002 में। 2003-4 में तो मैंने क्या किया, काम करना, वैसे ही एक जॉब करना जब शुरू किया, तो किसी ने मुझे कहा कि भाई, कि एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर दो, जैसे LIC बेचते ना, LIC में एक प्लान था, तो उसने मुझे कहा कि 500 रुपये आप हर महीने जमा करो। और 500 रुपये क्या होता है, मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। तो 500 रुपये वो मेरे बैंक अकाउंट से हर महीने कटने लग गए, और वो 20 साल तक करते रहे। 20 साल तक वो करते रहे, करते रहे, करते रहे, और 20 साल बाद, जो आप ये कह सकते हैं कि अब 20 साल में आप वो ले लीजिए, अगर 500 रुपये का हम वैसे ही देखें, एक साल में 6,000 रुपये, तो 20 साल में कितने हो गए, 1,20,000 रुपये। और जो LIC ने मुझे पैसे दिए, करीब 1,80,000 रुपये के आसपास। तो पर अब मुझे ये लगा कि भाई, कि ये देखो, ये केवल 500 रुपये जो ये
ये गए, और जब वो 1,80,000 रुपये इकट्ठे आए, तब मुझे लगा कि इसकी जगह मैं 2,000 रुपये कटवा लगता तो कितना अच्छा रहता। ठीक है ना। पर बात यह है कि भाई कि वो 500 रुपये भी विद टाइम इट क्रिएटेड अ वैल्यू। वो एक जो 500 रुपये जब 1,80,000 बन के आए मेरे सामने, तो वो मेरे लिए रियली काफी हेल्पफुल थे। और जो 500 500 रुपये मेरे अकाउंट से कटते रहे, उसका तो मुझे मतलब काफी टाइम तक पता भी नहीं लगा कि 500 रुपये कट रहे हैं। पर आप ये कह सकते हैं कि छोटी सी इनकम भी, अगर आप छोटा सा, अगर अपने अपने इनकम में से एक छोटा सा अमाउंट भी बचाते हैं, वो आगे जाके आपको एक बड़ा फायदा दे सकता है। टिल यू अर्न, चाहे आप कितना भी कम क्यों ना कमाते हो, अपनी इनकम का कुछ ना कुछ हिस्सा आप सेव कीजिए। और रिजर्व प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इमरजेंसी, क्योंकि आपको भी जो जो भी रिजर्व बनाओगे वो आपको क्या करेगा, इमरजेंसी, कभी इमरजेंसी आएगी लाइफ में तो आप वो आपको मदद करेगा। सेविंग 10% कंसिस्टेंटली क्रिएट्स स्टेबिलिटी। अगर आप अपनी इनकम का 10% हर महीने सेव करते हो, तो वो क्या करता है कि वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है। टाइम के साथ साथ क्या करता है, वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। तो आजकल तो जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड है, या फिर और भी कई बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके थ्रू आप पैसा अच्छा क्रिएट कर सकते हो, आप रेगुलर बेसिस पे अगर सेव करें तो। पर मेन चीज है कि भाई कि आप में ये भावना होनी चाहिए कि भाई कि मुझे सेव करना है। वट एवर हैपन्स, अपनी इनकम का एक पोर्शन हम मुझे सेव करना ही है। तो 10% एक आप कह सकते हैं जस्ट एक एडवाइस है। कोई इससे ज्यादा कर सकता है, ठीक, कोई इससे कम भी कर सकता है तो उससे कम भी करे, ठीक, सेव करे। ठीक है। नेक्स्ट है, अवॉइड फाइनेंशियल रेकलेसनेस, वित्तीय लापरवाही से बचे। एन अबाउट मनी इवेंचुअली लूजेस इट। आजकल बहुत सारे, जैसे आप अगर इंटरनेट, आजकल इंटरनेट इतना ज़्यादा है, तो और इवन फ़ोन पे भी आजकल बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं कि भाई कि आप आपके हमारे पास एक स्कीम है जिससे कि आप बड़ी जल्दी अमीर बन सकते हैं। आप 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए, बस 15 दिन में आपके 5 लाख बन जाएंगे। तो क्या है कि इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, क्योंकि कोई भी ऐसी स्कीम, इतनी कुछ भी ऐसा नहीं है। कोई भी मतलब आप कह सकते हैं कि कोई भी जो लॉजिकल इन्वेस्टमेंट कोई भी ऐसी नहीं है कि जो आपको इतनी जल्दी रिच बना सकती है। तो वो फ्रॉडी हैं, जो आपको कहते हैं कि भाई कि 10 दिन में, 15 दिन में, एक महीने में वो आपको करोड़पति बना देंगे। और गैम्बलिंग या तो जुए के थ्रू होता है, पर जो लोग जुआ खेलते हैं उनका एक्सपीरियंस ये है कि भाई कि शुरू में 2 बार तो आप जीतते हो, उसके बाद जब आप हारना शुरू करते हो तो आप सब कुछ ही लुटा देते हो। तो इस चीज को अवॉइड कीजिए। ये तो केवल वो है कि भाई कि जैसे जैसे एडवर्टीजमेंट होती है ना, कि भाई कि आप कोलगेट खरीदिए या पेप्सोडेंट खरीदिए। हर एक आदमी अपने प्रोडक्ट की वो ही करता है कि भाई कि पेप्सोडेंट से वो दांत ज़्यादा चमकते हैं एज कम्पेयर टू कोलगेट। कोलगेट वाला कहता है नहीं, हमारे कोलगेट से ज़्यादा चमकते हैं एज कम्पेयर टू पेप्सोडेंट। ठीक है। तो वैसे ही ड्रीम इलेवन वाले बोलते हैं कि हमारे इससे जल्दी ही रिच होते हैं। एक दूसरा कहता है कि नहीं, मेरी लूडो खेल लो, उससे तुम ज्यादा रिच हो जाओगे। तीसरा कहता है कि नहीं, तुम सांप सीढ़ी दूसरी खेल लो, उससे हो जाओगे रिच। ठीक है। या मेरी वीडियो गेम खेल लो, या ये कर लो, वो कर लो। तो सभी एक तरीके से अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो इसलिए उसके चक्कर में मत आए। गैम्बलिंग को आप अवॉइड करें। गैम्बलिंग किसी भी फॉर्म में जो है वो सही नहीं है। और इस चीज से सतर्क रहें कि गेट रिच, कि बड़ी जल्दी आप अमीर बन जाएंगे, इस तरीके की स्कीम से आप दूर रहें। ठीक है। बी स्टडी इन प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब अपनी जो प्लानिंग करें, मतलब अच्छी तरीके से प्लान करें, अपना बजट बनाएं। बजट देखें कि आपका कितने एक्सपेंसेस हैं, कितने आप पैसे बचाते हो, और जो पैसे बचे हुए हैं उसको आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। एफडी करा सकते हो, या आप कह सकते हैं आरडी करा सकते हो, या आप एसआईपी करवा सकते हो, या जो है डिफरेंट वो है कि आप गोल्ड ले सकते हो, या आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दैट यू नीड टू सी कि भाई अपनी प्लानिंग आप उस हिसाब से कर सकते हो। इमोशन ड्रिवन डिसीजंस कैन बी डिस्ट्रक्टिव। अगर आप इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेते हो पैसे से रिलेटेड, तो वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि भाई की पड़ोसी ने कार खरीद ली, और अब आपके ऊपर प्रेशर आ गया भी कि मुझे भी कार खरीदनी पड़ेगी। तो इमोशनल होके आपने कार तो खरीद ली, पर जब बाद में जब उसके पैसे चुकाने का टाइम आया, तब आपको समझ में आया है कि भाई कि वो डिसीजन ठीक नहीं था। तो इमोशनल होके
पैसे से रिलेटेड आप डिसीजन मत लें। हमेशा प्लान करके लें और देखें कि भाई कि आप आपकी इनकम कितनी और किस तरीके से आप खर्च कर सकते हैं, उस हिसाब से आप डिसीजन लें। ओके। सो ओके, तो ट्रैक एवरी रुपी और डॉलर, मतलब हम तो रुपये में ही काम करेंगे, चलिए। तो अपने हर एक पैसे का आप हिसाब रखें। इफ यू डोंट नो वेयर योर मनी गोज, यू विल सून हैव नन। तो इस चीज का ध्यान रखें कि भाई कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। जैसे आजकल यूपीआई वगैरह है, अवेलेबल है, तो इसमें क्या होता है, बड़ा आसान है कि भाई कि आप जहाँ पे भी गए आपने बस वो क्यूआर कोड को स्कैन किया और पे कर दिया। उससे कई बार आपको ये भी पता नहीं लगता कि भाई पैसे गए कहाँ। ठीक है ना। क्योंकि जो भी चीज़ है अवेलेबल है, मतलब पहले तो क्या होता था कि कैश होता था जेब में, घर से निकले हैं 100 रुपये लेके तो 100 रुपये ही खर्च करने हैं, 100 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता मैं। वहां पे मेरी लिमिट लग जाती थी। ठीक है, तो 100 रुपये में ही मतलब किसी को चाट खानी है, 100 रुपये में ही आप कह सकते हैं जो भी एक्सपेंस करना है वो 100 रुपये के अंदर अंदर ही करना है। आज क्या चाट खानी, चाट भी खा ली, मन किया चलो समोसे खा लें, समोसे भी खा लिए। मन किया कुछ और खरीद लिया और देख लिया कि भाई अच्छा ये तो एक टी शर्ट सस्ती मिल रही है, 1000 रुपये का टैग लगा हुआ है, उसने कहा डिस्काउंट पे ले लो जी 500 रुपये की, तो आपने कहा जी चलो इसको स्कैन करके 500 की खरीद लेता हूँ, बड़ा फायदा हो गया मुझे तो। फिर आपने वो भी ले ली। तो इसी तरह से चलते 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 आप कह सकते थे जो जो पहले लग जाती थी कैश के साथ, अब वो ब्रेक नहीं लगती। छोटे छोटे खर्चे जब बाद में आपको पता लगता है, अरे बहुत सारी चीजें ऐसी खरीद ली जिनकी वजह से उस समय जरूरत भी नहीं थी। इसलिए क्या है कि अपने पैसे का ध्यान रखें। ठीक है। मेंटेन क्लियर रिकॉर्ड्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, मतलब अपने अपने इनकम और एक्सपेंसेस का क्लियर रिकॉर्ड रखें। मंथली बजट बनाएं, रिव्यू करें अपनी स्पेंडिंग को रेगुलरली, और किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल कंफ्यूजन है उसको अवॉइड करें। मतलब फाइनेंशियल कंफ्यूजन को अवॉइड करें, मतलब अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कि कि खर्चा करना जरूरी है कि नहीं, तो उसको पहले ध्यान से सोचें तभी करें, एकदम से डिसीजन ना ले लें। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जितना भी पैसा है उसका ध्यान रखें। सभी के लिए जरूरी है, चाहे एक आदमी कितना भी पैसा क्यों ना कमाता हो। एक आदमी हो सकता है कम कमाता हो, एक आदमी हो सकता है ज्यादा कमाता हो। तो आज के डेट में ज्यादा भी बहुत, मतलब इतना नहीं है कि ज्यादा भी निकलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जिस तरीके की आप कह सकते हैं कि आज की डेट, आज चारों तरफ जितना चकाचौंध है उसके बीच में, चाहे ज्यादा है चाहे कम है, उसको निकलते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर उसको ध्यान से खर्च नहीं किया जाए। ओके। सो बी एथिकली प्रोडक्टिव। ठीक है, ईमानदारी से काम करें। मनी फ्लोज टू गुड एथिक्स एंड कॉम्पिटेंट वर्क। कोई भी आप कोई भी ऐसी स्कीम या फिर आप कह सकते हैं गैम्बलिंग जुआ, इससे कोई भी अमीर नहीं बन सकता। अमीर या फिर आप कह सकते हैं आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल सेफ्टी या फाइनेंशियल स्ट्रेस से आप अगर निकलना चाहते हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाते हैं, तो आपको ऑनेस्टली काम करना पड़ेगा। आप जो भी काम करते हो उसको ऑनेस्टली काम करें और कॉम्पिटेंट बने अपने काम में, मतलब कुशल बने, तभी आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आएगी। अवॉइड अनएथिकल शॉर्टकट्स। तो अनएथिकल शॉर्टकट्स कोई भी ऐसा की बात कि आपको लगता है कि किसी ने, आपके फ्रेंड ने आपको बताया भी कि हाँ जी भाई कि ऐसे ऐसे एक शेयर है जो इतने रुपए का है, मैंने उसको इन्वेस्ट किया था, मैंने सुना है कि भाई कि ये मुझे बड़ी जल्दी अमीर बनाने वाला है, तुम भी खरीद लो। ठीक है, और आप कहेंगे हाँ जी मैं भी खरीद लेता हूँ। फिर ऐसी अनएथिकल वो है कि आपको पता है कि भाई कि कोई चीज़ है अनएथिकल है। अनएथिकल का मतलब है कि कोई चीज़ ऐसे है जो आपको पता है कि डिसऑनेस्ट है, ये ऑनेस्ट नहीं है ये काम करना, और आप क्या करते हैं उस काम को करते हैं और उसके थ्रू पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। आप ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि चोरी करना। चोरी अलग अलग फॉर्म में हो सकती है। थोड़े टाइम के लिए उसे लगे कि भाई कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरी तो बड़ी इनकम बढ़ रही है, पर थोड़े टाइम बाद जब वो पकड़ा जाएगा तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हम उस पर नहीं कर सकते। तो इसलिए ईमानदारी से काम करें, जो भी काम करते हैं ईमानदारी से करें। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि जैसे हमने पहले भी कहा था ना कि ट्रस्ट ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, पर अगर वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं तो आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। या ये चाहे आप नॉर्मली देख लेना, आप अपने रिश्तेदारों से भी देख सकते हैं। जिस आदमी जो आदमी
तो ईमानदार होता है, ट्रस्टवर्दी होता है, जो अपने बिल्स वगैरह ठीक टाइम पे करता है, सब कुछ सही करता है, उसके रिश्तेदार भी उसका साथ देते हैं। और एक ऐसा आदमी जिसको आपने देखा होगा कि भाई कि जो चोरी करता है या लोगों को धोखा देता है, उसके रिश्तेदार भी उसका साथ नहीं देते टाइम आने पे। ईमानदारी से बिहेवियर करना और अपने जो हमारे, आप कह सकते हैं, कर्तव्यों का पालन करना, ये हमारे लिए एक सेफ्टी क्रिएट करता है। नेक्स्ट है, हैंडल फाइनेंशियल कंफ्यूजन क्विकली। वित्तीय उलझनों को शीघ्र सुलझाएं। डोंट लेट फाइनेंशियल कंफ्यूजन टू लिंगर। ठीक, मान लीजिए कि एक आदमी की जिंदगी में ऐसा हो जाता है कि भाई कि वो बहुत ज्यादा लोन ले लेता है, या फिर उसके ऊपर बहुत सारे खर्चे एकदम से आ जाते हैं। तो उसे इस सिचुएशन को ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ाना है, उसको इसको डायरेक्टली देखना है कि भाई कि इसको मैं किस तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि भाई कि कि मैं इसको देख लूंगा, उसको अवॉइड करते रहते हैं। मतलब मुझे मान लीजिए कि एक आदमी को बहुत लोन देने हैं, और बहुत सारे लोग उसको कॉल कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि भाई पैसा लौटाओ, और वो कहता है, और वो छुपता रहता है उनसे, और खुद से भी छुपता रहता है कि भाई कि देख लूंगा देख लूंगा देख लूंगा। तो ऐसा ना करें। कि अगर आप ओवरवेल्म हो जाएं तो सबसे पहला है कि भाई कि कन्फ्रंट करें, बैठे और उसकी एक पूरी लिस्ट बनाएं। लिस्ट ऑल ऑब्लिगेशंस एंड मेक अ प्लान। पूरी लिस्ट बनाई कि भाई कि मुझे कितने लोगों के पैसे देने हैं, कितने पैसे देने हैं, मेरे महीने का खर्चा कितना है, मेरी इनकम कितनी है। और फिर जब आप एक बार एक कागज पे ये पूरा उतार लोगे, फिर एक प्लान बनाइए कि किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है। एंड स्टार्ट सॉल्विंग पीस बाय पीस। और एक 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 करके चीजों को सॉल्व करना शुरू करें। पर मेक श्योर ये कीजिए कि भाई की चीजों को अवॉइड ना करो, उसको लिंगर ऑन मत करने दो। लिंगर ऑन मत करने दो मतलब कि उसको ज्यादा समय तक वहां पे वैसा ही ना रहने दो, चीज सिचुएशन को सॉल्व करो। ओके। तो नेक्स्ट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गिव वैल्यू बिफोर एक्सपेक्टिंग वेल्थ। धन से पहले वैल्यू प्रदान करें। एक्सचेंज इन अबंडेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बी कॉम्पिटेंट, अपने काम में निपुण बने। जो आप काम करते हैं, अगर आप उसमें बहुत कुशल हैं, और आपके आसपास लोगों को पता है कि ये जो काम है, जो आप काम करते हैं, उस काम में आप परफेक्ट हैं, उसमें आप क्या कहते हैं, वो उसके आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है, तो आपकी वैल्यू है। तब उसके बाद क्या है कि भाई कि ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। हो सकता है कि भाई कि आपके पास कल पैसा ना भी रहे, पर अगर आप अपने काम में एक्सपर्ट हैं, तो आप दोबारा से वो पैसा क्रिएट कर लोगे। पर अगर एक व्यक्ति ऐसा है कि जो क्या कर रहा है कि भाई कि जो भी काम कर रहा है उसको टालता जा रहा है हमेशा। ठीक है, मान लीजिए वो जो भी काम कर रहा है किसी कंपनी में है, उसको जो काम मिल रहा है वो उतना ही काम करता है, उसके अलावा उससे ज्यादा केवल अपने आप कह स्किल को नहीं बढ़ा रहा है। ठीक है, जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा कि भाई कि टाइम के साथ साथ दुनिया बदल रही है। तो आपको आपको भी टाइम के साथ साथ अपने स्किल को इम्प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल, पहले क्या होता था कि पहले कंप्यूटर नहीं यूज होता था। अचानक से क्या हुआ है कि एकदम से कंप्यूटर आ गए, और गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी कंप्यूटर वो हो गए, कंप्यूटर इम्प्लीमेंट हो गए। फिर क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग थे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में, जो 40-50 साल से अपना काम कर रहे थे, और 40-50 साल से वो एक ही काम कर रहे थे। अचानक से उन्होंने देखा कि अब तो कंप्यूटर आ गया, और कई लोगों ने इसी चक्कर में वीआरएस ले लिया कि भाई अब तो कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा, कौन सीखेगा कंप्यूटर। इस चक्कर में उन्होंने क्या किया कि टाइम से पहले ही रिटायरमेंट ले ली। तो पर अब आप ये देखिए कि भाई कि अ, अब नेचुरली अगर मान लीजिए कि अब इस पर्सन के लिए, अब ये जो आदमी अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा है, अपने स्किल को अपग्रेड नहीं कर रहा है, वो टाइम के साथ साथ क्या कह सकते हैं कि वो पुराना होता जाएगा। पर अगर हम अपने काम में एक्सपर्ट रहेंगे, अपने काम में नए नए स्किल सीखते रहेंगे, तो हमारी वैल्यू बनी रहेगी। तो हम जहाँ पे भी जाएंगे हमारी वैल्यू रहेगी, लोगों को पता होगा कि भाई कि ये आदमी है जो अपना काम अच्छी तरह से कर सकता है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। दूसरा है कि इन बिजनेस और सर्विस गिव मोर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, जब भी आप चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई सर्विस कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि जितना आपको मिल रहा है उससे ज़्यादा हमेशा रिटर्न करने की कोशिश करें। इसका मतलब आप ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। नॉर्मली क्या करते हो, अगर आप नॉर्मली आप किसी से खरीदते हो, चीज खरीदते हो, और कोई भी जो सर्विस प्रोवाइडर है, अगर आप जो जितना आप पैसा दे रहे हो उससे ज्यादा अगर आपको कोई रिटर्न देता है, तो आप नेचुरली उसके पास जाते हो। ठीक है ना। तो
जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदी, तो एक दुकान पे गए, उन्होंने उसने कहा कि भाई कि ठीक है आप ये आप ले लो, आप अपनी गाड़ी ले लाओ और इसको लेके जाओ, ठीक है, और जो इसको इंस्टॉल करवाना है, जो भी करवाना है, वो सारा खर्चा आपका। पर एक दूसरा सर्विस प्रोवाइडर है, दूसरी दूसरी दुकान है, वो क्या कहती है, वो कहती है ठीक, हमें अपना एड्रेस बता दो, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ही ये डिलीवर करवाएंगे, हम ही इसको इंस्टॉल करवाएंगे और आपको सिखाएंगे भी कि इसको किस तरह यूज करना है। एक्चुअली अब क्या है कि ये जो दूसरी जो दुकान है वो आपको ज़्यादा वैल्यू दे रही है, तो आप पहले के पास जाना चाहोगे या दूसरे के पास जाना चाहोगे? नेचुरली आप दूसरे के पास जाना चाहोगे, क्योंकि वो आपको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो वही इंडिविजुअल के लिए भी ट्रू है कि हर एक आदमी, जो आदमी अपनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा समझी जाती है। ठीक है। वेल्थ ग्रोज व्हेन वैल्यू एक्सीड्स कॉस्ट। तो जब वेल्थ जो है, आपकी धन संपत्ति भी तभी बढ़ती है जब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है उसकी कॉस्ट से। ठीक है ना, मान लीजिए अगर आपने एक मकान 50 लाख का खरीदा है, और वो टाइम के साथ अगर 1 करोड़ का हो गया या 1 करोड़ 50 लाख का हुआ, तभी तो हमने कहा ना कि उसकी आपकी वेल्थ आपने क्रिएट की है। पर अगर वो 50 लाख का जो मकान है वो 30 लाख का हो गया, तब आपने वैल्यू थोड़ी ना क्रिएट की है, मतलब आपने वेल्थ थोड़ी ना क्रिएट की है। कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉट जस्ट द प्रॉफिट। जब आप देखें कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन को बढ़ाइए, उसी से क्या होगा कि आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो अब हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला है कि बी एथिकल विद मनी, पे डेट्स, बी ऑनेस्ट। पैसों के साथ नैतिक रहें, मतलब एथिकल रहें, कर्ज चुकाएं, ईमानदार रहें। लिव विद इन योर मीन्स, अवॉइड अननेसेसरी लोन्स एंड एक्सपेंसेस। अपनी क्षमता के अनुसार जीवन जिए, अनावश्यक ऋण और खर्चों से बचें। रिजर्व्स, क्रिएट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बचत करें और अपनी लाइफ में वित्तीय स्थिरता बनाएं। अवॉइड रिस्की बिहेवियर, स्टे अवे फ्रॉम फाइनेंशियल chaos। जोखिम भरे व्यवहार से बचें, जल्दी अमीर बनाने वाली स्कीमों से बचें। एंड रिस्पॉन्सिबल, ट्रैक, प्लान एंड एक्ट वाइजली। संगठित और जिम्मेदार बने, मतलब ऑर्गेनाइज, मतलब संगठित मतलब ऑर्गेनाइज, अपने अपने फाइनेंसेस को ऑर्गेनाइज करें, मतलब ट्रैक करें, ट्रैक करेंगे मतलब कि अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करें कि भाई कि आप खर्चे कहाँ पे कर रहे हैं। योजनाएं बनाएं, मतलब प्लान करें, और समझदारी से काम लें। सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब इन सभी से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन, अर्न थ्रू ऑनेस्ट वैल्यूबल वर्क। ठीक है, वैल्यू सृजन पर ध्यान दें, ईमानदार मूल्यवान काम से कमाएं। मतलब कॉम्पिटेंट बने, जितना ज़्यादा हम कॉम्पिटेंट बनेंगे उतनी ही हमारी वैल्यू इंप्रूव होगी। ठीक है, और वही हमें एक तरीके से स्टेबिलिटी देगी लाइफ में। तो ये था एक वन ऑफ द लाइफ स्किल कि आई होप कि आपने कुछ इसमें आज सीखा होगा, और कम से कम आपने अपने फाइनेंशियल उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया होगा। क्योंकि एक्चुअली आप, चाहे हो सकता है कि आप बहुत अच्छा फाइनेंस मैनेज कर रहे हो, ठीक, आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई कि मैं अच्छा मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप नहीं कर पा रहे तो आई थिंक इसमें से आपको कुछ मिला होगा जो आपको हेल्प करेगा अपने फाइनेंसेस को और अच्छी तरह से देखने में। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।